नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर के कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों, जैसा कि हमने रीजनिंग की एक बेहतरीन सीरीज की शुरुआत कर दी है और हमने अपना पहला टॉपिक पिछली वीडियो में कंप्लीट कर लिया है, कोडिंग डिकोडिंग। इसी प्रकार से दोस्तों, आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कैलेंडर रहने वाला है। ठीक है, कैलेंडर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है एग्जाम की दृष्टि से। हर एग्जाम में आपको एक या दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। पिछले वीडियोज में जो आपने प्यार और स्नेह दिखाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आज के इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कैलेंडर। तो थोड़ा सा कैलेंडर के बारे में पहले जान लेते हैं कि कैलेंडर की शुरुआत कहाँ से हुई। दोस्तों, अगर बात करें फादर ऑफ कैलेंडर किसे कहा जाता है, यानी कैलेंडर की सबसे पहले शुरुआत है किसने की, तो 45 बीसी में। बीसी मतलब ईस्वी पूर्व, बिफोर क्राइसिस, ईस्वी पूर्व, जूलियस सीजर नाम के एक व्यक्ति ने पहले कैलेंडर का निर्माण किया था, बनाया था, पहली बार कैलेंडर का प्रयोग किया था। तो फादर ऑफ कैलेंडर किसे कहा जाता है, जूलियस सीजर को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, जूलियस सीजर। इनके नाम पे एक महीना भी आता है ईयर में। कौन सा महीना, जुलाई का महीना। तो जुलाई के महीने का नाम किनके नाम पर रखा गया, जूलियस। यहाँ पे दिख रहा है ना, जूलियस, जुलाई, जूलियस सीजर के नाम पर। ठीक है। नेक्स्ट, फादर ऑफ मॉडर्न कैलेंडर, आधुनिक कैलेंडर का जनक किसे कहा जाता है, आधुनिक कैलेंडर का जनक किसे कहा जाता है। आधुनिक कैलेंडर का जनक कहा जाता है पोप ग्रेगोरियन 13 को, पोप ग्रेगोरियन 13 को। तो आज के जो हमारे कैलेंडर का यूज करते हैं वो ग्रेगोरियन कैलेंडर पे ही निर्भर करता है। ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है भाई, ये लगभग 1582, एग्जैक्ट याद नहीं है मेरे, इस के आसपास आया था। इसमें इसने क्या किया था, इन दोनों में डिफरेंस क्या था, इसमें भी 12 महीने थे एक साल में। ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस था, 1 ईयर में 12 मंथ ही थे। इन दोनों में डिफरेंस था, जो आप लीप ईयर के लिए शताब्दी को 400 से डिवाइड करते हो, वो वाला सिस्टम उसमें नहीं था। ठीक है, इसमें नहीं था। इसमें हर एक ईयर को 4 से डिवाइड करके देखा जाता था। अब जो कैलेंडर हम यूज करते हैं उसमें हम क्या करते हैं कि कोई भी अगर ईयर है तो हम 4 से डिवाइड करते हैं, कोई भी सेंचुरी है तो 400 से डिवाइड करके पता लगाते हैं कि लीप ईयर है कि नहीं है। उसी प्रकार से इससे पहले सिर्फ 4 से डिवाइड किया जाता था। ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा क्या दे रखा है इसने, नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है, शक कैलेंडर। शक कैलेंडर पढ़ा है भी पहले, या आज से पहले बहुत कम लोगों ने बताया होगा या आप तक पहुंचा होगा। तो ये कैलेंडर के बारे में कुछ बेसिक बातें हैं कि सबसे पहले कैलेंडर 45 बीसी में जूलियस सीजर ने, ठीक है, यूज किया। जूलियस सीजर, उसमें भी 12 महीने थे। इनके नाम पर एक मंथ का नाम रखा गया जुलाई। उसी को अपडेट किया, अपडेट कहते हैं मॉडर्न कैलेंडर जिस कहते हैं, उसी को अपडेट किसने किया, पोप ग्रेगरी 13 ने। ठीक है। और इन्हीं के नाम पर जो आज का जो कैलेंडर हम जिसकी सहायता से कैलेंडर का यूज करते हैं, ग्रेगोरियन कैलेंडर। ठीक है, ग्रेगोरियन कैलेंडर इन्हीं के नाम पर है। इनके कैलेंडर का नाम क्या था, जूलियन कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर। आ गया दोस्तों समझ में, जूलियन कैलेंडर। तो यहाँ से कैलेंडर की शुरुआत हुई थी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिए। तो आपने बहुत बार पढ़ा है, एक सिंपल ईयर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, साधारण वर्ष, साधारण वर्ष। और एक होता है लीप ईयर, लीप वर्ष, लीप वर्ष। इसको कई बार अधिवर्ष भी बोल दिया जाता है, अधिवर्ष भी बोल दिया जाता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होता।
कंफ्यूज नहीं होना है कि अधिवर्ष या लीप वर्ष एक ही बात है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, ये है दोस्तों, थोड़ा सा चित्र के हिसाब से समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। ये हमारा है सूर्य, ठीक है। इसके चारों ओर हमारी पृथ्वी क्या लगाती है, चक्कर लगाती है, परिक्रमा करती है, ठीक है। तो यहाँ पर दो प्रकार का टाइम हम कैलकुलेट करते हैं कि एक तो पृथ्वी अपने अक्ष पर ऐसे घूम रही है, अपने अक्ष पर, तो अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में उसको टाइम लगता है 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड, 4 सेकंड, ठीक है। कितने लगते हैं, 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड, यानी अप्रोक्सीमेट 24 आवर्स, ठीक है। अप्रोक्सीमेट 24 आवर्स अपने अक्ष पर घूमने में, अपने अक्ष पर यानी ऐसे घूमने में, खुद को घूमने में लगते हैं, एक चक्कर पूरा करने में 23 घंटे 56 मिनट 4 यानी 24 घंटे। तो अपने अक्ष पर घूमती है, उसको बोलते हैं घूर्णन गति। क्या बोलते हैं, घूर्णन गति। घूर्णन गति, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, घूर्णन गति। और इसी की वजह से क्या बनते हैं, दिन रात बनते हैं, दिन और रात बनते हैं, ठीक है। 24 घंटे, ये बातें जरूरी है, 24 घंटे, और ये यही तो यूज होने वाला है साधारण वर्ष में और लीप वर्ष में, यही तो डिफ्रेंशिएट करेगा, ठीक है। ये नोट कर लीजिए, यह स्क्रीनशॉट ले लीजिए 1 मिनट के लिए, ठीक है। देखिए आगे चलते हैं। ये तो हो गई घूर्णन गति, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। अब अपने अक्ष पर ऐसे घूमती है वो बात अलग है, ऐसे घूमते घूमते वो सूर्य के चारों ओर भी घूमती है ऐसे, ठीक है। जैसे मैं कोई चीज ले लेता हूँ, यहाँ पे माउस, ये चीज है, माउस है, तो ये पृथ्वी है, तो एक तो ये अपने अक्ष पर घूम रही है, ठीक है, दिखाई दे रहा है, ये अपने अक्ष पर, और दूसरा ऐसे घूमते घूमते सूर्य के चारों ओर भी क्या कर रही है, परिक्रमा कर रही है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, सूर्य के चारों ओर घूमती है ऐसे घूमते हुए, तो इसको बोलते हैं परिक्रमण गति, परिक्रमण गति, रेवोल्यूशन अराउंड सन, ठीक है, परिक्रमण गति। अब इस एक चक्कर को पूरा करने में, यानी यहाँ से मान लेते हैं स्टार्ट किया, यहाँ से एक चक्कर इसके चारों ओर पूरा करने में कितना समय लगता है दोस्तों, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड। कितना टाइम लगता है, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड, 46 सेकंड, 46 सेकंड, ठीक है। तो अब इसको 365 दिन रहने देते हैं। इस 5 घंटे को हमने, सॉरी 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड को हमने क्या कर दिया, लगभग अप्रोक्सीमेट मान लिया 6 घंटे, अप्रोक्सीमेट क्या मान लिया, 6 घंटे। 6 घंटे, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24, तो इसका दिन बनाएंगे तो 24 से डिवाइड करेंगे, यानी 1/4। तो एक साल में कितने दिन, एक साल बोला जाता है जब ये एक चक्कर पूरा, एक साल में कितना टाइम लगता है इसको, 365 दिन होते हैं, 365 सही 1/4 दिन, 1/4 ये आ गया, चौथा हिस्सा हो गया दिन का, देखो 24, पूरा दिन 24 घंटे का होता है, तो 6 घंटे उसका चौथा हिस्सा हो गया, यानी 1/4, तो 365 सही 1/4 दिन, ये आता है हमारा एक साल का समय, एग्जैक्ट समय लगभग
यहाँ से अप्रोक्सीमेट लिए 6 घंटे। तो एक साल में कितने दिन होते हैं, क्वेश्चन समझिए, एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 सही 1/4 दिन होते हैं। क्लियर है? आगे चलते हैं, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। चलिए, ये हो गया, बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से कवर करवाएंगे। जुड़े रहना है, बस ऐसे समझाऊंगा कि दोबारा समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन कभी भी उठ के आप क्वेश्चन को सोल्व कर दोगे। ठीक है, इसको लिख देते हैं लीप वर्ड्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, 365 दिन आए और 1/4 दिन, ये घंटे हमने 6 घंटे अलग से लिए थे, 6 से भी कम था, लेकिन हमने 6 अप्रोक्सीमेट मान लिए, 12 मिनट के समथिंग कम था, 1/4। ठीक है दिन। अब ये क्या करता है हर साल, अब देखो हम न्यू ईयर बनाते हैं, तो ये तो नहीं है कि 365 दिन और 6 घंटे के बाद बनाते हैं, नहीं, रात के 12 बजे से सेलिब्रेशन स्टार्ट कर देते हैं, यानी दिन को हम 12 से 12 ही कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये 6 घंटे यानी 1/4 दिन हम पहले वर्ष क्या है इसको छोड़ दिया। पहले साल में हमने 365 दिन ले लिए, 6 घंटों को छोड़ दिया हमने, पीछे हो गए 6 घंटे। ठीक है, फिर से हमने 365 दिन लिए, 6 घंटे फिर से छोड़ दिए। ठीक है, तीसरे साधारण वर्ष में भी हमने 365 दिन लिए और 6 घंटे फिर से हमने छोड़ दिए। अब ये कितने घंटे हो गए, 18 घंटे हो गए। कितने हो गए, 18 घंटे अब हम छोड़ चुके हैं। अब अगली साल 365 दिन जब हम लेंगे, 365 दिन जब हम लेंगे, अगली साल 365 दिन हम लेंगे, तो वो 6 घंटे और हैं हमारे पास, 6 घंटे वो भी आएंगे, तो 18 पहले से ही आगे जा चुका है वो, 6 घंटे और, यानी कितने हो गए, 24 घंटे, और 24 घंटे का हमारा क्या होता है, एक दिन होता है। तो अगली साल हम यहाँ पर 365 ना करके लीप वर्ष बना देंगे और दिन कर देंगे 366। ये 18 घंटे भी हमारे कवर हो गए, इस साल के 6 घंटे भी हमारे कवर हो गए, तो हमारा कैलेंडर दोबारा से सही समय पर आ गया। 366 घंटे हमने कर दिए, और उसी वर्ष को हम क्या कहते हैं, लीप वर्ष कहते हैं। और ये दिन कौन से महीने में बढ़ाया जाता है, तो आप सभी को पता है, फरवरी के महीने। फरवरी के महीने में लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, 29, वैसे कितने होते हैं, 28। ठीक है, तो इस प्रकार से लीप वर्ष का निर्माण होता है भाई। ठीक है, लीप वर्ष का निर्माण कैसे होता है, हमने टोटल एक साल में दिन होते हैं 365 सही 1/4, लेकिन हमने 365 दिन लिए पहले वर्ष में, 6 घंटे को छोड़ दिया, फिर से 365 दिन लिए, 6 घंटे को छोड़ दिया, तीसरी बार भी हमने ऐसे ही किया, चौथी बार हमने क्या किया है, चारों जो 6-6 घंटे के अंतराल थे उनको एक दिन बना दिया, और चौथे साल में एक दिन ऐड कर दिया, तो हम कैलेंडर के बिल्कुल सही हिसाब से चलने लगे। ठीक है, तो ये हमारा लीप वर्ष में क्या आ गया, 366 दिन। अब समझ में आया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गर्मी बहुत है भाई। आसानी से एक बार पहली क्लास को, हर टॉपिक की पहली क्लास को आसानी से बैठकर समझिए, उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी किसी भी प्रकार के किसी भी टॉपिक के सम को सोल्व करने में। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको साधारण वर्ष और लीप वर्ष पता चल गया, कैसे साधारण वर्ष बना, कैसे लीप वर्ष बना। अब देखिए साधारण वर्ष, अब क्वेश्चन आता है एक साल में कितने दिन होते हैं, 1 ईयर में एक साल में कितने दिन होते हैं, तो हमारा आंसर रहेगा 365 सही 1/4 दिन।
एग्जैक्ट हमने निकाला है, इतना होता है 365 सही 1/4 दिन। इसके बाद एक साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं, तो हमने 6 घंटे छोड़ दिए थे, याद है ना आपको। अगर आपसे पूछे एक सिंपल ईयर में कितने दिन होते हैं, तो हम एक सिंपल ईयर में 365 दिन लेते हैं। अगर क्वेश्चन हो एक लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, तो एक लीप ईयर में कितने दिन होते हैं 366। तीनों अलग अलग तीनों अलग अलग क्वेश्चन हैं। देखिए ध्यान से देखिए कि एक साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं 365। अब ना साधारण पूछा ना लीप पूछा, एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, तो 365 सही 1/4। और एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, तो एक लीप वर्ष में होते हैं 366। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए अगर आपको बोल दे दिन कितने होते हैं, दिन कितने होते हैं, ये क्वेश्चन आ गया आपके पास, दिन कितने होते हैं। अब दिन कितने होते हैं ऑप्शन आ गया आपके पास 365, दूसरा ऑप्शन है 366, तीसरा है 365 सही 1/4, और चौथा है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो देखिए दिन कितने होते हैं 365, सॉरी 365, 366, 365 सही 1/4 और नन ऑफ दीज, कौन सा ऑप्शन होगा भाई। अगर पूछा होता साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं 365, लीप वर्ष में 366, ईयर में एक साल में कितने दिन होते हैं 365 से 1/4, लेकिन इसने क्या पूछा है दिन कितने होते हैं, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ दीज। क्योंकि दिन कितने होते हैं दोस्तों, दिन होते हैं 7 ही होते हैं, सोमवार से लेकर रविवार तक। ठीक है, सोमवार से लेकर रविवार तक 7 दिन होते हैं। 7 के अलावा 8वां दिन में आपसे पूछूं तो कोई नाम याद है आपको, नहीं है, क्योंकि दिन कितने होते हैं, दिन 7 ही होते हैं। तो क्वेश्चंस को समझना है। सिंपल ईयर में 365, लीप में 366, क्वेश्चन आता है बार बार इसलिए रिपीट करवा रहा हूँ। लीप में 366, एक साल में 365 से 1/4, और दिन पूछे तो 7। ठीक है, आ गया समझ में। अब चलते हैं, एक बात और नोट कर लीजिए, हमारे कैलेंडर का पहला दिन, फर्स्ट डे, हमारे कैलेंडर का फर्स्ट डे किसे रखा गया है या किसे माना गया है, तो मंडे को। मंडे यानी सोमवार को। हमारे कैलेंडर की शुरुआत किस दिन से हुई है, सोमवार से हुई है। सोमवार को पहला दिन माना गया है। तो पहला सोमवार है, दूसरा मंगलवार, तीसरा बुधवार, चौथा गुरुवार या बृहस्पतिवार, पांचवा शुक्रवार, छठवां शनिवार और सातवां रविवार संडे। ठीक है, तो ये और नोट कर लीजिए आप कि कैलेंडर का पहला दिन किसे माना गया है, सोमवार को माना गया है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए भाई, हमारा जब से कैलेंडर की शुरुआत हुई है, पहला दिन मैंने आपको बता दिया, पहला दिन क्या माना गया है, पहला दिन माना गया है आपका सोमवार। ठीक है, तो जहाँ पर भी स्टार्ट करेंगे सोमवार से स्टार्ट हो गया पहला कैलेंडर। ठीक है, जब भी शुरुआत की बात आएगी तो सोमवार से शुरुआत करेंगे। ठीक है, अब देखिए कोई भी एक वीक है या कोई भी मान लो एक मंथ का हम जिक्र करते हैं या एक साल की शुरुआत करते हैं, तो उसमें पहले कुछ दिनों का जिक्र करते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। क्या समझ में आएगा, देखिए। अब देखिए पहला दिन मंडे है, दूसरा ट्यूसडे है, सही से लिखा गया है। ये तारीख है भाई, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये इनका नंबर नहीं है, ये तारीख लगाइए आप कि ये तारीख है। अब देखिए 1 तारीख को अगर सोमवार है, मंडे है यानी सोमवार है, 1 तारीख को क्या है, सोमवार है।
तो 2 को मंगलवार, 3 को बुधवार, 4 को वीरवार, 5 को शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ये तो हो गया। 8 तारीख को फिर से क्या आ गया? 8 तारीख को फिर से क्या आ गया? मंडे आ गया, क्योंकि 7 ही दिन होते हैं, 8वें दिन क्या हो जाता है? दिन रिपीट। इसी तरीके से इसको देखिए, 2 को अगर मंगलवार है तो 9 को भी क्या है? मंगलवार है 9 तारीख को। 3 को अगर बुधवार है, वेडनेसडे है, तो 10 को भी क्या है? यानी हर 7वें दिन क्या होता है? रिपीट हो जाता है। यानी 1 में 7 जोड़ेंगे 8, यानी 1 तारीख को जो भी दिन है, जरूरी नहीं है सोमवार हो, 1 तारीख को अगर मंगलवार है तो 8 को भी मंगलवार। ये जरूरी है कि जो 1 को होगा वही 8 को होगा, जो 2 को होगा वो 9 को होगा, 3 को, यानी 7 दिन बाद दिन रिपीट होता है। तो ये हमारी पहली टाइप है भाई। क्वेश्चन में फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन आता है कि 1 तारीख को, 1 जनवरी को क्या है? मान लीजिए सैटरडे है, तो आपको बोल दिया 19 जनवरी को क्या होगा? क्या होगा? इस प्रकार का क्वेश्चन आता है। भी धीरे धीरे बेसिक से स्टार्ट किया है, अभी तो क्वेश्चन आने स्टार्ट हुए हैं कि 1 तारीख को सोमवार है तो 8 को सोमवार होगा भाई, 7 जोड़ दिया, 8 को सोमवार होगा, क्लियर है। 8 को सोमवार है तो 15 को भी सोमवार होगा भाई, होगा, 15 को सोमवार होगा। ये तो सबसे आसान तरीका है करने का, अपने दिमाग में ही कॉपी पेन की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए, हमें पूछा है 1 जनवरी को सैटरडे, कौन सा ईयर है हमें नहीं बताया, क्योंकि विद इन मंथ क्वेश्चन पूछा है। 1 जनवरी को सैटरडे यानी शनिवार है, तो 19 जनवरी को क्या होगा? 1 जनवरी को शनिवार है तो 8 को क्या होगा? शनिवार होगा। 15 को क्या होगा? देखिए 14 को संडे, फिर से 15 को मंडे होता है, यानी 1 को मंडे, 8 को मंडे और 15 को मंडे। तो 1 को अगर सैटरडे है तो 7 जोड़ेंगे, क्योंकि हर एक में 7। देखिए 1 से 8 तारीख, 2 से 9 तारीख, 3 से 10 तारीख, यानी 7 दिन जोड़ दें तो वही दिन फिर से आ जाएगा। तो 1 और 8, 8 और 7 15, 15 को भी क्या होगा हमारा? 15 जनवरी को हम आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं सैटरडे ही होगा। 1 को होगा 8 को, फिर 15 को। अब 15 को सैटरडे है तो 16 को क्या होगा? संडे, 17 को मंडे, 18 को ट्यूसडे, 19 को वेडनेसडे, 19 को वेडनेसडे, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 19 को क्या हो जाएगा? वेडनेसडे हो जाएगा, ठीक है। अब इसको करने का एक और तरीका देखिए। हमें पता है कि 7 दिन बाद दिन रिपीट होता है, तो हम ऐसे आगे नहीं जाएंगे, हम सीधा भी कर सकते हैं। 1 का हमको दे दिया सैटरडे है, 1 का हमको दे दिया सैटरडे है, तो हम क्या करेंगे? बीच में कितने दिन? 18 दिन बाद का बताना है, क्योंकि 1 का तो हमें पता है दोस्तों, उससे आगे 18वां दिन बताना है, तो 18, ठीक है। 18 और 18 को डिवाइड करेंगे 7 से। 7 से क्यों करेंगे? 7 से डिवाइड इसीलिए करेंगे क्योंकि 7 दिन बाद दिन क्या होता है? रिपीट होता है। तो 18 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 हो जाएगा। 14 माइनस शेष कितना बचा? 4। हमें शेष से मतलब है, हमें शेष से मतलब है, ये ध्यान रखना। हमें किससे मतलब है? शेष से मतलब है कि शेष कितना बचता है। 7 दूनी 14, 4 शेष बच गया। 4 शेष बच गया तो हमें सैटरडे से कितने दिन आगे जाना है? 4 दिन, यानी जो चौथा दिन होगा वही। सैटरडे से चौथा दिन आगे क्या होता है? पहला संडे, दूसरा मंडे, तीसरा ट्यूसडे और चौथा वेडनेसडे, यानी 4 दिन आगे गए तो हमारा आंसर क्या आ गया? वेडनेसडे। अब आपके ऊपर है ये, आप ऐसे निकाल के करते हो या ऐसे आपकी कैलकुलेशन फास्ट है। तो जैसे 26 को पूछ लिया, 1 को, फिर 8 को, फिर 15 को, फिर 22 को, तो 4 बचा, चौथा दिन आ जाएगा। 25 को पूछ लिया, 1 को, 8 को, 15 को, 22 को, 29 को, ये आपको याद रखना है। 2 को, 2 का दे रखा है तो 2 को, 9 को, 16 को, 23 को और 30 को। 3 का दे रखा है, 3 को, 10 को,
17 को, 24 को, ऐसे सेम होगा। ठीक है, तो ऐसे आपकी ये पहली टाइप कवर हो जाएगी कि किस दिन कौन सा वार है, ये आपको बताना है। ठीक है, किस तारीख को। अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि अगर 5 जुलाई को, किसी भी साल की 5 जुलाई को अगर थर्सडे है, गुरुवार है, थर्सडे है, गुरुवार गुरुवार है, तो उसी महीने की, यानी जुलाई के महीने की 27 जुलाई को, उसी महीने की 27 तारीख को कौन सा दिन होगा। फटाफट से आंसर कीजिए भी, जो वीडियो देख रहे हैं वो फटाफट से आंसर कीजिए, आंसर आना चाहिए आपका। ठीक है, 27 जुलाई को कौन सा दिन होगा। तो देखिए, 5 जुलाई को थर्सडे है, गुरुवार है। 5 को गुरुवार है तो 12 को गुरुवार होगा, 19 को गुरुवार होगा, 26 को गुरुवार होगा। 26 को गुरुवार या वीरवार भी बोलते हैं भाई, 26 को वीरवार या गुरुवार होगा। तो 27 को क्या होगा, इससे अगला दिन शुक्रवार। कॉपी पेन की जरूरत पड़ी आपको? नहीं पड़ी। ठीक है, शुक्रवार होगा। ठीक है, अब इसी तरीके से वैसे करें तो देखो, 5 का हमें पता है, आगे कितने दिन बचे, 22। 7 से डिवाइड किया क्योंकि 7 दिन बाद दिन रिपीट होते हैं, 7 तिया 21, शेष कितना बचा, शेष 1। तो एक दिन हमें आगे जाना है, शुक्रवार, सॉरी गुरुवार से, तो शुक्रवार आ जाएगा। ठीक है, वीरवार से आगे जाना है एक दिन, तो शुक्रवार। अब अगर आपको ये तारीख दी होती और ये पूछ लिया होता, यानी पीछे का पूछ लिया, तो इनके बीच का अंतर देखना है, इनके बीच का अंतर देखना है आपको कि कितना है, उसको 7 से डिवाइड करना है, और जो भी शेष बचेगा उसमें एक पीछे की तरफ जाना है। देखो, अगर आगे की तारीख का पूछा है तो एक दिन आगे जाएंगे, शेष आएगा जो, और अगर पीछे का पूछा है तो जो भी शेष आया है बीच में दिनों का, उसको एक पीछे ले जाएंगे। अगर आपको मान लीजिए यहाँ पर 27 का दिया होता, शुक्रवार, ठीक है, और आपको बोलते कि 5 जुलाई को कौन सा दिन होगा, 5 जुलाई को कौन सा दिन होगा, उल्टा कर देते हैं क्वेश्चन को। 27 को शुक्रवार है तो देखिए, 27 को शुक्रवार है तो 20 को क्या होगा, शुक्रवार। 20 से 13 को क्या होगा, शुक्रवार। 13 से 6 को शुक्रवार, क्योंकि 7 दिन बाद रिपीट होता है तो 7 दिन पहले भी रिपीट होगा, माइनस करते हैं। 6 को शुक्रवार है तो 5 को क्या होगा, अब 6 से पीछे, 6 को शुक्रवार है तो 7 को तो शनिवार होगा। 6 को शुक्रवार है तो 5 को क्या होगा, यानी पिछला दिन होगा शुक्रवार से, यानी गुरुवार या वीरवार होगा। इसी तरीके से आपको देखो, 27 का बताया है लेकिन 5 का बताना है, 27 का बता दिया लेकिन 5 का, तो इसमें से माइनस कर दो। दिन हमेशा बीच में इतने ही रहेंगे दिनों के। अब 5 से 27 तक अगर 22 दिन है तो 27 से 5 तक भी 22 ही दिन होंगे, शेष फिर से एक बचेगा। लेकिन अगर आपको ये दे के ये पूछा है तो एक दिन आप यहाँ से पीछे चले जाएंगे, यानी गुरुवार आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो इसको नोट कर लीजिए सम को। आगे और भी बड़े क्वेश्चन करेंगे, एक बार बेसिक बता रहे हैं, इसके बीच में 1-2 क्वेश्चन करवा दिए। क्वेश्चन बहुत सारे करेंगे, ठीक है। 2 मंथ पे भी पूछता है, 3 मंथ पे भी, ईयर पे भी पूछेगा आपको, ठीक है। आगे की तरफ चलें भाई, चलिए आगे की तरफ चलते हैं। सिंपल ईयर और लीप ईयर और डेज, पानी भेज दो। और डेज को हिंदी में क्या बोलते हैं, विषम दिन, विषम दिन। चलिए भाई, विषम दिन और डेज को
हिंदी में क्या कहते हैं? विषम दिन। विषम दिन कैसे निकालते हैं? विषम दिन को हम हिंदी में, सॉरी, विषम दिन को इंग्लिश में ओड डेज कहते हैं। हम क्या करेंगे, इनको फालतू दिन कहते हैं भाई। फालतू दिन क्यों कहते हैं, आइए आपको समझाते हैं। अब सप्ताह कितने दिनों का होता है? 7 दिनों का। उसके बाद दिन क्या होते हैं? रिपीट होते हैं। ये बातें ध्यान से सुनिएगा भाई, कि सप्ताह 7 दिनों का होता है, उसके बाद दिन रिपीट होते हैं। ठीक है, तो अगर सिंपल ईयर की बात करें तो कितने दिन होते हैं? 365। लीप ईयर की बात करें तो कितने दिन होते हैं? 366। ठीक है, अब सबसे पहले एक बात जान लो, जब भी किसी ईयर को देखा जाता है, यानी सन को देखा जाता है, 48, 46, 44, 36, 52, तो इसका हमें पता लगाना है लीप ईयर है कि नहीं है। लीप ईयर हमने निकाला था 4 साल में एक बार आता है, 4 साल में एक बार आता है। तो हमें क्या करना है, जो पीछे के 2 अंक होंगे उसको 4 से डिवाइड करना है। अगर कुछ शेष बचा तो ये लीप ईयर नहीं है, अगर पूरा पूरा डिवाइड हो गया, कुछ भी शेष नहीं बचा, तो ये लीप ईयर है। ठीक है, देखिए 2 अंक क्यों? क्योंकि अगर लास्ट के 2 अंक, किसी भी संख्या के लास्ट के 2 अंक अगर 4 से डिवाइड हो जाते हैं, तो उस संख्या के, वो पूरी की पूरी संख्या है, वो 4 से डिवाइड हो जाएगी। कैसे, देखिए 12 चौक 48, 0 शेष बचा। ठीक है, 0 शेष बचा, तो ये क्या है? एक लीप ईयर है। 46 को 4 से डिवाइड किया, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 2 शेष बच गया, तो लीप नहीं है। 44, 11 चौक 44, 0 लीप ईयर है। 52, 13 चौके 52 है। 36, 9 चौक 36 है। यानी ईयर का अगर हम देखते हैं तो 4 से डिवाइड करना है, अगर हो गया तो लीप ईयर है, अगर नहीं हुआ तो लीप ईयर नहीं है, पूरा पूरा भाग हो गया। ठीक है, अब देखिए लीप ईयर, अगर शताब्दी क्या होती है दोस्तों? सेंचुरी बोलते हैं 100 सालों के समूह को। जब 1 से लेकर 100 साल पूरे हो जाते हैं, 100वां साल हमारा शताब्दी होता है। क्योंकि एक शतक, मान लो जैसे क्रिकेट में शतक पूरा होता है, वैसे ही 100 साल, 100 सालों के समूह को शताब्दी। तो जब भी किसी शताब्दी को, जैसे 100 साल पूरे हो गए, तो ये एक शताब्दी हो गई। 200, 300, 400वां, वैसे ही 2000वां साल आया था ना, ऐसे। ठीक है, 2100वां साल आएगा आगे। ठीक है, तो ये होती हैं शताब्दी। 100 सालों का समूह जहाँ पे कंप्लीट होता है वो शताब्दी होता है। अब देखिए, जब भी शताब्दी को देखो, 100वां साल लीप ईयर होगा कि नहीं होगा, इसको हम डिवाइड करेंगे 4 से नहीं, 400 से। मैंने बताया था ना, जूलियन कैलेंडर और ग्रेगोरियन कैलेंडर में यही तो डिफरेंस था, इसीलिए तो आधुनिक कैलेंडर का प्रयोग करते हैं हम। ठीक है, अब इतना ज़्यादा डीप में जाओगे उतना क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो हमने अप्रोक्सीमेट 6 घंटे का टाइम लिया था, याद है ना, 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड था, अप्रोक्सीमेट 6 घंटे लिया था, तो वो हमने अपनी तरफ से लिए थे 12 मिनट, वो एग्जैक्ट टाइम तो नहीं है। तो उसी को कवर करने के लिए शताब्दी वाले साल को 400 से डिवाइड किया जाता है, इतना याद रखना, ताकि वो टाइम भी हम कंज्यूम कर सकें, पूरा कर सकें, और कैलेंडर सही से प्रयोग में लाया जाए। ठीक है, तो शताब्दी वाले सालों को 400 से डिवाइड करके देखेंगे, यानी 100वां साल लीप ईयर नहीं होगा। 200वां साल 1/2, अब कहेंगे जी पूरा भाग हो रहा है, पूरा नहीं हो रहा है, ये 1/2 आ रहा है, तो नहीं होगा। 300 400 से भाग नहीं होगा, 400 400 से भाग हो जाएगा, एक पे पूरा पूरा, ये लीप ईयर है। 2000 देखिए, अगर थोड़ा समझ में ना आए तो ये देखना, जिसके पीछे 2 जीरो हो वो शताब्दी होता है। शताब्दी के पीछे हमेशा 2 जीरो मिलेंगे, और 2 जीरो वाले को हमेशा 2 जीरो वाले 4 से, सीधा 4 से नहीं, 2 जीरो वाले को 2 जीरो वाले 4 से, यानी 400 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये लीप ईयर हो गया। उसी तरीके से 2000 को 400 से करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 5 20, 0 शेष बचा, यानी 2000 भी क्या है? एक लीप ईयर है। इसके बाद 2100 देखेंगे, 400 से डिवाइड करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो,
4 5 20, एक शेष बच गया यानी लीप ईयर नहीं है। ऐसे देखते हैं लीप ईयर को। ठीक है, तो ये आ गया समझ में। ठीक है, लीप ईयर को कैसे, सिंपल को देखना है, किसी ईयर को देखना है। 1980 हो गया तो 80 को 4 से डिवाइड करेंगे, लेकिन वहीं पे 1900 को देखना है यानी वो शताब्दी हो गई तो उसको 400 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, अब हमारी बात आती है विषम दिन पे। कितने दिन होते हैं भाई, 365। ये तो मैंने बताया था कि किसी ईयर को कैसे देखेंगे कि लीप ईयर है कि नहीं है। इसमें दिन होते हैं 366। अब जितने भी हम एक साल में सप्ताह हैं उनको निकाल देंगे। एक सप्ताह के बाद दिन रिपीट होता है, सप्ताह को निकाल देंगे। पूरे पूरे सप्ताह यानी एक महीने में मान लो 28 दिन है तो उसमें 4 सप्ताह बनेंगे, 7 दिन का 4 समूह बनेगा। तो उसमें एक भी विषम दिन नहीं होगा, एक भी विषम दिन या फालतू दिन नहीं है, क्योंकि कोई फालतू शेष नहीं बचा तो विषम दिन उसमें नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए, अगर किसी में 31 दिन है तो 4 सप्ताह निकालेंगे, 4 सप्ताह 28, 28 में चारों सप्ताह निकल गए, लेकिन 3 दिन बिना सप्ताह के बच गए, पूरा नहीं हुआ सप्ताह 3 दिन। तो उन 3 दिन को हम क्या कहेंगे, विषम दिन कहेंगे। इसी तरीके से हम सिंपल ईयर में और लीप ईयर में विषम दिन निकालेंगे सबसे पहले, फिर शताब्दियों में जाएंगे धीरे धीरे। 365 साल में 365 दिन है सिंपल ईयर में, साल में 366 दिन है लीप ईयर में। अब देखिए 365 दिन में इसको डिवाइड करते हैं 7 से, क्योंकि 7 दिन का सप्ताह होता है। 7 5 35, एक शेष कितना बचा, 1 और 15, 7 दूनी 14 यानी 52 सप्ताह निकल गए। 52 वीक या सप्ताह निकल गए और शेष कितना बचा, एक दिन अलग से रह गया भाई। पूरा पूरा भाग नहीं हुआ, ये पूरा पूरा भाग हो जाता मतलब पूरे पूरे सप्ताह निकल जाते साथ से। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक शेष बच गया। तो एक सिंपल ईयर में बोले तो कितने विषम दिन होते हैं, एक विषम दिन बचता है भी एक सिंपल ईयर के बाद। ठीक है, एक सिंपल ईयर के बाद एक विषम दिन बचता है। 52 सप्ताह होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं लीप वर्ष की तरफ। 7 से डिवाइड किया, 7 5 35, 1 16, 7 दूनी 14, तो 52 सप्ताह इसमें निकल गए। 52 वीक या सप्ताह इसमें निकल गए, कंप्लीट है, वो तो सप्ताह बन गए। लेकिन 7 दूनी 14, 16 था यहाँ पर, 2 क्या बच गया, शेष। तो ये जो 2 दिन बचे हैं ये हमारे क्या हैं, विषम दिन है, या जो 2 दिन सप्ताह को छोड़कर फालतू दिन। ठीक है, 2 दिन क्या है, ये फालतू दिन या विषम दिन है। ठीक है, इसलिए फालतू बोला ताकि आपको अपनी भाषा में याद हो जाए। विषम दिन क्या है, विषम दिन सोचने में थोड़ा सम विषम वाला लगता है, तो फालतू दिन जो एक्स्ट्रा बच जाए, जो शेष बच जाए सप्ताह निकालने के बाद। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं, धीरे सा कि समझ में आया है कि नहीं, धीरे से देखिए। जनवरी महीने में 31 दिन होते हैं तो कितने विषम दिन होंगे, तो इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे। 7 चौक 28, 4 वीक निकल गए, दिन कितने, शेष कितना बचा, 3, शेष देखना है हमेशा। तो 3 दिन क्या होंगे, 3 ओड डेज होंगे, 3 विषम दिन होंगे। ये होता है भी विषम दिन। अगर आपको विषम दिन समझ में आ गए ना, तो जो आप आगे सम निकालते हो कि उसका बर्थडे इस तारीख को है, कौन सा दिन होगा, बहुत पीछे की तारीख का सम, वो आपको सिर्फ कोई भी ट्रिक याद नहीं करनी, चुटकियों में निकालोगे। सिर्फ विषम दिन को समझ लीजिए, सिर्फ किसको समझ लीजिए, विषम दिन को, कि विषम दिन क्या होता है। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया। अब देखिए सिंपल ईयर में दिन होते हैं 365 और हम लिख सकते हैं एक विषम दिन होता है, विषम दिन होता है। ठीक है, एक
लीप ईयर में दिन होते हैं 366 और 2 विषम दिन होते हैं। विषम दिन, विषम दिन, ठीक है। तो अब देखिए कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया है 100 सालों में कितने, पहली शताब्दी में 100 सालों के बाद कितने विषम दिन बचेंगे। 100 सालों में विषम दिन बताने हैं आपको, 100 सालों के पश्चात कितने विषम दिन बचेंगे, ठीक है भाई, ये निकालना है आपको। 100 सालों के बाद कितने विषम दिन बचेंगे ये निकालना है। भैया आपके लिए गर्मी में भी वीडियो बना रहे हैं, इतना प्रयास कर रहे हैं, कंटेंट उठा के लेके आ रहे हैं, तो वीडियो अगर आपको लगता है आपके काम का है और आपको समझ में आ रहा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। 100 सालों में कितने विषम दिन होते हैं। 100 सालों में अगर पूछा है, देखो सबसे पहले हम देखेंगे, हमें पता है कि एक सिंपल ईयर में 1 विषम दिन होता है और एक लीप ईयर में 2 विषम दिन होते हैं। तो 100 सालों में कितने सिंपल होंगे और कितने लीप ईयर। अब हमें पता है 4 साल के बाद एक लीप ईयर आता है, तो पहले 96 सालों में 4 से भाग करेंगे 24 लीप ईयर आ गए। 100वें साल की बात नहीं कर रहा, 100वें साल की बात अलग से समझाऊंगा आपको। पहले 96 में 24 लीप ईयर आ गए, क्योंकि 4 साल बाद एक आता है। अब पहले 96 में 24 लीप ईयर हैं, तो सिंपल ईयर कितने हुए, 72 सिंपल ईयर हुए, सिंपल ईयर हुए, साधारण वर्ष हुए, ठीक है। 24 लीप ईयर हुए, 72 सिंपल ईयर हुए यानी साधारण वर्ष हुए। अब 24 लीप ईयर है तो एक लीप ईयर में 2 विषम दिन होते हैं, तो 24 में कितने हो जाएंगे, एक में 2 होते हैं, 24 में 48 विषम दिन हो जाएंगे। 72 सिंपल होते हैं, एक सिंपल ईयर में एक दिन होता है, तो 72 सालों में 72 विषम दिन हो जाएंगे, फालतू दिन हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तो आ गया आपका 96 सालों का। अब अगले 4 साल देखिए, 100 सालों में 97, 1997 या सीधा 97 लगा लीजिए। 100वां साल लीप ईयर है कि नहीं है। 100वां साल हमने देखा था शताब्दी है, 400 से देखेंगे तो वो भी क्या है, एक सिंपल ईयर है। तो यानी 96 के बाद जो चारों साल है, 97, 98, 99, तो 4 से भाग होते ही नहीं है, और 100वें को 400 से डिवाइड करेंगे तो वो भी नहीं होता, यानी चारों सिंपल है। तो 4 सिंपल और आ गए, 4 सिंपल और आ गए, यानी सिंपल हो गए कितने, 76। यानी एक में एक 4 सिंपल ईयर और आ गए, एक ईयर में एक विषम दिन होता है, हम समझ चुके हैं। तो 4 में 4 76 सिंपल ईयर हो गए, और 24 लीप ईयर यानी 48 विषम दिन ये हो गए। अब इनको जोड़ लीजिए भी, 76 और 48 कितने हो गए, 110 और 114 विषम दिन। 114 विषम दिन थोड़ी ना हो सकते हैं, क्योंकि 7 दिनों में तो एक सप्ताह बन जाएगा। तो 114 को हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 एकम 7, 4 44, 7 छिक 42, ऐसे सॉरी 124 हो गए, सब में थोड़ी सी गलती हो गई। 70 और 40 110 और 14 124, 7 एकम 7, 5 54, 7 7 49, 7 7 49, 54 था, तो हमारे पास शेष बच गया 5। यानी 100 सालों के बाद कितने विषम दिन होंगे, 5 विषम दिन होंगे। कितने विषम दिन होंगे, 5 विषम दिन होंगे 100 सालों के बाद। अब देखिए ये तो था समझाने के लिए, अब शॉर्टकट में करते हैं। सौ सालों का देखना है भी। 100 सालों में 100वां साल भी लीप ईयर नहीं है, 96 तक 24 लीप ईयर आएंगे, लीप ईयर प्लस 76 हैं वो सिंपल ईयर है, क्योंकि 100वां साल भी क्या है, एक सिंपल ईयर है। अगर यहाँ पर 400 होता तो वो वाली शताब्दी में वो एक दिन लीप ईयर एक और आ जाता, तो यहाँ पर 25 हो जाते, यहाँ पर 75 हो जाते, ठीक है। अब एक लीप ईयर में
2 विषम दिन होते हैं, तो 24 में कितने हो गए, 48 हो गए। एक सिंपल ईयर में एक विषम दिन होता है, तो 76 में 76 हो गए, 76 और 48 टोटल हो गए 124। अब इन दिनों में भी तो सप्ताह निकलेंगे, ये दिन सिंगल सिंगल थोड़ी ना कैलकुलेट होंगे, तो 7 दिनों के सप्ताह इसमें से निकाल दिए, ये सप्ताह कितने निकल जाएंगे, 7 एकम 7, 5 54, 7 7 49, तो 5 दिन बचेंगे जिनका सप्ताह नहीं बनेगा। और ये 5 दिन जिनका सप्ताह नहीं बनता, 5 या 4 या 3 या 2 6, क्योंकि 7वें दिन होते ही सप्ताह बन जाएगा, तो हमेशा से 7 से तो कम ही रहेगा, 7 आएगा तो वो एक सप्ताह बन गया, ठीक है। तो 7 से कम ही होंगे विषम दिन, 1 हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 5 6, 7वां दिन आते ही वो सप्ताह बन जाएगा, फिर विषम दिन कैसे रहेगा। तो 100 सालों के पश्चात कितने विषम दिन हैं, 5। अब देखिए पहले 100 सालों में, अब हम क्वेश्चन कैसे करेंगे, 200 सालों में बाद पूछा है, तो देखिए 200वां साल भी एक सिंपल ईयर है, 400 से भाग नहीं होता, तो सेम कंडीशन रहेगी कि इसमें भी 76 ही सिंपल होंगे, 24 वो लीप ईयर होंगे, तो 48 यहाँ पर 76, इतनी ही कैलकुलेशन करने के बाद 5 इसमें आएंगे, 5 इसमें आएंगे, 5 पहले में थे, 5 ये हो गए, 10 हो गए, 10 में से एक सप्ताह और निकल जाएगा, 7 एकम 7, 3 शेष बचा, तो यानी 200 सालों के बाद कितने विषम दिन बचेंगे, 3 और डेज बचेंगे, ठीक है। अब हमें करना है 300 सालों के, अब 300वां साल भी एक सिंपल ईयर है, 300वां भी सिंपल ईयर है, तो 5 पहले में, 5 इसमें और 5 इसमें, 15 हो गए, 7 से 7 दूनी 14, एक शेष बचा, तो एक और डे यानी विषम दिन आ जाएगा, एक विषम दिन आ जाएगा। या फिर यहाँ से भी कर सकते हो, 200 के बाद 3 बचे, 300 में 5 दिन फिर से बचेंगे, 3 और 5, 3 ये बचे हुए हैं 5, क्योंकि इसने तो 300 का पूछा है ना, तो तीनों का कंबाइन होगा, 5 और 3 8, 7 से डिवाइडेड, 7 एकम 7, एक विषम दिन बचेगा। अब पूछता है वो आपको 400 के बाद, 400 के बाद, अब देखिए भाई, अब 400वां साल क्या है, एक लीप ईयर है, ठीक है। अब सिंपल ईयर में और लीप ईयर में होने से एक दिन का डिफरेंस आ जाता है, एक दिन का क्या आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है, क्यों, अगर सिंपल ईयर है तो एक विषम दिन होगा, लीप ईयर है तो 2 विषम दिन। अगर 400वां साल एक लीप ईयर है ना, 400 से भाग हो जाएगा, तो यहाँ पर मान लो एक दिन और ऐड हो जाएगा, 2 दिन नहीं होंगे, एक, क्योंकि एक विषम दिन तो हमने सिंपल में भी कैलकुलेट करते हैं, लीप ईयर में 2 करते हैं, सिंपल में साधारण वर्ष में 1 करते हैं, लीप वर्ष में 2 करते हैं, तो ये लीप ईयर हो गया, तो एक दिन और एक्स्ट्रा आ गया, तो 5 तो पहले ही बचते थे, ठीक है, शुरू से लेकर 5 5 5 प्लस इसमें एक दिन और ऐड हो गया, क्योंकि ये लीप ईयर है, तो ये 6 हो गए, इसमें 6 विषम दिन हो गए, ठीक है, इनको जोड़ेंगे। या फिर सीधा 300 के बाद 1 बचता है, या फिर ऐसे कर सकते हो, 300 के बाद 1 बचा, 1 में 400वें साल के 6 दिन और ऐड कर दिए, तो यहाँ पर देखिए 5 से 15 और 6 21/7, कोई भी शेष नहीं बचेगा, 0, यानी 400 सालों के बाद 0 विषम दिन बचेंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर 300 में 300 के बाद 1 बचा, 1 में 6 और जोड़ोगे 7, 7 से 7 डिवाइड हो गया, 0, 0 विषम दिन बचेंगे, ये होता है आपका, ये आता है भी आपका क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन आता है, ठीक है। नेक्स्ट 400 के बाद, अब देखते हैं 500 के बाद, ये आपकी सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, 100 दिन 100 सालों के बाद कितने विषम दिन बचते हैं, 5, आंसर में मिलेगा 5, 200 के बाद, 300 के बाद, ठीक है। अब 500 सालों के बाद देखिए, तो अब हमें पता है 500वां साल एक सिंपल ईयर है, तो जब ये शताब्दी सिंपल ईयर होगी तो इसमें 5 विषम दिन होंगे, और 400 तक हमने कैलकुलेट कर लिया, पहले 400 तक 0 ही होते हैं, ठीक है। तो अब इस 100वें साल के और लगा लो, क्योंकि यहाँ तक तो हिसाब बरोबर हो गया, 100 से लेकर 400 तक हिसाब बरोबर हो गया, क्या आया, 100 के बाद 5 थे, 200 के बाद 3 हो गए, 300 के बाद 1 बचा, और 400 के बाद कोई भी विषम दिन नहीं बचता, यानी हर 400 सालों में विषम दिन कवर हो जाते हैं, विषम दिन एक भी नहीं बचता, सारे सप्ताह बन जाते हैं, क्लियर है,
ठीक है। तो अब देखिए 500 में फिर अगले 100 सालों में 5 बचेंगे, 600 के बाद फिर से 3 बच जाएंगे, 700 के बाद फिर से 1 बचेगा और 800 के बाद फिर से सारे सप्ताह बन जाएंगे 0 बन जाएंगे। ठीक है, तो ये है विषम दिन। विषम दिन कैसे बनते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है और तैयारी कंटिन्यू करते रहनी है। थोड़ा पानी पी लेते हैं। अब देखिए भाई, देखो 800 के बाद फिर से 0, ऐसे ही 1200 के बाद 0। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, क्वेश्चन क्या पूछा, 1900 सालों के बाद कितने विषम दिन बचेंगे, विषम दिन बताने हैं 19वीं शताब्दी के बाद। ठीक है, अब देखिए 400 सालों बाद 0 हो जाते हैं, तो 400 1600, देखिए जो 400 से 1600 पूरा डिवाइड हो गया, यानी 0 बचेंगे 1600 के बाद। 4 पे गया, पूरा डिवाइड हो गया, 400 400 ये 4 सेट हो गए, 5 फिर 3 फिर 1 फिर 0, ऐसे चलता रहेगा। फिर 5 फिर 3 1 फिर 0, 5 3 1 0, ऐसे हर 4 साल में। तो 1600 के बाद 0 बचेंगे। अब 1700 के बाद 5 बचेंगे, 1800 के बाद 3 बचेगा, 1900 के बाद 1 बचेगा। तो 1900 सालों में कितने विषम दिन होंगे, 1 विषम दिन हो गया, सीधा हो गया, कॉपी पेन की अब आपको जरूरत नहीं है। 2000 यानी 20वीं शताब्दी के बाद 0 बचेंगे। 2100 का पूछ ले तो 100 साल हो गए, 0 के बाद फिर से 5 फिर 3 फिर 1 फिर 0, 2400 का 0 आ जाएगा, 2800 का 0, 1600 का 0, 12 का 0, 1200 का 0। तो ये आपको नंबर याद रखने हैं कि 100 सालों के बाद 5, 200 के बाद 3, 300 के बाद 1 और 400 के बाद 0। तो जहाँ भी 400 से भाग हो जाए वहाँ पे 0 विषम। ठीक है, तो आज की अपनी क्लास में इतना ही भाई। विषम दिन रिपीट करने आना, ठीक है, जरूर रिपीट करके जरूर आना, क्योंकि जो अगला लेक्चर होगा ना उसमें आपको फिर कॉपी पेन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, विषम दिन अगर आपको समझ में आ गया तो। आज की ये क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। चैनल के साथ बने रहिए, बहुत ही अच्छी सीरीज चल रही है। चैनल को शेयर ज़रूर कीजिए ताकि और भी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं आपकी तरह बेसिक से कंप्लीट कर सके, अच्छे से तैयारी कर सकें और उनका भी सिलेक्शन हो सके। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।